किस नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग नगर निगम को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दुर्ग नगर निगम को। ओके, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा और यह अवार्ड 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना है कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत के नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों ने हिस्सा लिया था। और इसमें दोस्तों देखिए, नगर निगम दुर्ग को पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है दुर्ग नगर निगम ने। ध्यान रखना है कि दुर्ग नगर निगम को यह पुरस्कार शहर में उत्पादित कचरे के बेहतर प्रबंधन, पुनर्चक्रण व निष्पादन के क्षेत्र में दिया जा रहा है। नगर निगम ने 3R अर्थात रीड्यूस, रिसाइकल व रीयूज के सिद्धांत के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतर कार्य कर रहा है। ओके, देखिएगा CII यानी कॉन्फेडरेशनल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये है केंद्र सरकार ने किसे सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गौरव द्विवेदी। याद रखना है, गौरव द्विवेदी। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान देना है कि केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है, वही है। और देखिएगा कि उनकी जो नियुक्ति है उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। ओके, तो ये सब है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है देखिए, हाल ही में सुग्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, 14 नवंबर। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुग्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस योजना का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुग्घर पढ़वैया और लइका मन के गोठ पुस्तकों का जो है विमोचन भी किया है। ध्यान दीजिएगा कि इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि खूब पढ़िए, खूब खेलिए और समय का सदुपयोग करिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जल स्तर मापने का जो है कार्य 100% पूर्ण कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है, बलरामपुर। चलिए देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों सर्वप्रथम बलरामपुर जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जल स्तर मापने का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। जलदूत ऐप के माध्यम से जिले के 637 ग्रामों के 1274 कुओं का जल स्तर मापने हेतु चयन किया गया था तथा जलदूत ऐप में सर्वप्रथम 100% एंट्री जो है पूर्ण कर लिया है। ठीक है, बलरामपुर, ध्यान दीजिएगा ना। और याद हो कि दोस्तों कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांवों के चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए जलदूत मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है। जलदूत ऐप का इस्तेमाल कर प्रत्येक गांव में 2 या 3 चयनित कुओं के जल स्तर को मापने का कार्य किया जा रहा है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, हाल ही में चर्चित भीमा कोटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, भीमा कोटेश्वर धाम किस जिले में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी में है। याद रखिएगा, धमतरी में है। देखिएगा इसके संबंध में कि धमतरी जिला के सिहावा नगरी ब्लॉक के डोंगरडोला कोटा भर्री गांव में घने जंगल के बीच स्वयंभू शिवलिंग भीमा कोटेश्वर धाम स्थित है। याद रखना है कि यहाँ जो है शिवलिंग में दूध चढ़ाने पर दोस्तों दूध का जो है रंग नीला पड़ जाता है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा,
देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है शरत कमल अंचता को। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचता शरत कमल को प्रदान किया जाएगा और वह एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले खिलाड़ी भी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और 2019 में उसे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राकेश चतुर्वेदी। ध्यान दीजिएगा, राकेश चतुर्वेदी। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उसे 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। वह सितंबर में वन बल प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ओके, तो ये सब है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय किस जिले में है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर में है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय बस्तर जिले के जगदलपुर के धर्मपुरा में है और इस साल है ना 11 दिसंबर को इसकी स्थापना के 50 साल पूरा होने जा रहा है। इस मानव संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 को हुई थी और बस्तर का यह संग्रहालय आदिवासियों की कला संस्कृतियों से जुड़ा होने के कारण हर साल दोस्तों है ना, इस साल जो है बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हर साल पहुँचते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, किस जिले में है? तो बस्तर में है। देखिएगा कि संग्रहालय को नए भवन में स्थापित किए जाएंगे। मानव विज्ञान संग्रहालय का नया भवन जो है वो 7 मंजिला का होगा और इस नए संग्रहालय भवन में एक 250 सीटर ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा जिसमें यहाँ बस्तर के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और यहाँ एक मिनी थिएटर भी होगा जिसमें बस्तर सहित देश भर के मानव विज्ञान संग्रहालय द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर कौन से वेबसाइट का लोकार्पण किया है? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा नेहरूकाभारत.com। ठीक है, नेहरूकाभारत.com। चलिए देखते हैं कि 14 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत की प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर नेहरूकाभारत.com वेबसाइट का लोकार्पण किया और वही है कि पंडित नेहरू के विचारों को और उनके जो आइडियाज़ ऑफ इंडिया से आम जनता को परिचित कराने, जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन पार्क फाउंडेशन के द्वारा यह वेबसाइट तैयार कराई गई है। तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। देखिएगा कि वेबसाइट में देश के पहले प्रधानमंत्री स्वप्नदृष्टा पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडियाज़ ऑफ इंडिया, जिसमें उनकी वैश्विक समझ, विश्व बंधुत्व, मानवतावादी दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ साथ समावेशी विचारधारा, उनके है ना प्रगतिशील विचार समाहित है। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है। देखिए नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी है, अरविंद। देखिए अरविंद विरमानी। ओके, अरविंद विरमानी जी। तो देखिएगा कि भारत सरकार ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है और वह वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है और उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, वैसे भी पिक लगा हुआ है, पहचान जाइए।
ऑप्शन ए सही है, एमसी मैरी कॉम। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम को अध्यक्ष और ओलंपिक तथा राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 के कई पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को उपाध्यक्ष चुना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, देखिए, राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ के वन बघेरा की जय बूढ़ादेव समूह की महिलाओं ने किस प्रजाति की मछली का अचार बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनकाज। ध्यान दीजिएगा, पनकाज। देखिएगा कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ के वन बघेरा की जय बूढ़ादेव समूह की महिलाओं ने मछली का अचार बनाया है और समूह की महिलाओं ने पनकाज प्रजाति की मछली का अचार बनाया है। जिस प्रकार हम लोग को बोध मछली याद रखना है, उसी प्रकार पनकाज प्रजाति मछली भी हमको याद रखना है। और इसे एक दिन गौठान मेला में रखा गया और यह 5,000 रुपये का बिका है। और देखिएगा दोस्तों कि इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने उत्पादन आरंभ किया। अब महिलाएं 50 रुपये प्रति किलो में मछली का अचार बेचकर लाभ अर्जित कर रही हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है। बस्तरिया बियर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सल्फी। याद रखिएगा, सल्फी को जाना जाता है बस्तर बियर के नाम से। ओके, तो देखिएगा क्यों चर्चा में है ये। तो देखिए कि बस्तर में टेल पम्प की संख्या पाए सल्फी के लाखों पेड़ों में से अब हज़ारों पेड़ जो है सूख कर रसीन होने लगे हैं। ये इसी कारण चर्चा में है। और देखिए, एक दिन में करीब 20 लीटर तक मादक रस देने वाले इस पेड़ की बस्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक पेड़ से साल में 6 से 7 माह तक जो है मादक रस निकलता है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि सल्फी, इसका जो वानस्पतिक नाम है याद रखना है, केरियोटा यूरेंस है और यह ताड़ कुल का एक पुष्पधारी वृक्ष है और इसको संस्कृत में मोहकारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोहकारी संस्कृत नाम है। और सल्फी का जो है ना, सल्फी का रस बस्तरिया बियर, याद रखिएगा, बस्तर बियर के नाम से प्रसिद्ध है ये। देखिए, बस्तर के ही बास्तानार इलाके में इसे आकाश पानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसका जो है हल्वी नाम सल्फी है और गोंडी नाम गोरगा है। ठीक है, गोरगा, याद रखिएगा, गोरगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए, एनबीसी नेशनल चैंपियनशिप 2022 में व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अश्वन कुमार सोनवानी। ध्यान दीजिएगा, अश्वन कुमार सोनवानी। देखिएगा कि दुर्ग जिले के श्री अश्वन कुमार सोनवानी ने एनबीसी नेशनल चैंपियनशिप 2022 में व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिएगा कि वर्ष 2022 में ही आनंद एर्नाल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डिंग प्रथम व्हील चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 5वां स्थान प्राप्त किया। और जुलाई 2022 में शेरू क्लासिक व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया गया। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिकता से ऋण देने हेतु राज्य के कितने जिलों में स्वावलंबन केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 33 जिलों में खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिकता से ऋण देने हेतु राज्य के सभी जिलों में स्वावलंबन केंद्र खोला जाएगा और वर्तमान में स्वावलंबन केंद्र बालोद और दंतेवाड़ा जिले में संचालित है। ध्यान दीजिएगा कि समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने इसके लिए जो है प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, बैडमिंटन डबल्स कैटेगरी में वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 24 में पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, देखिएगा, ईशान भटनागर। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग लगाकर बेस्ट 24वें नंबर पर 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिएगा। और हाल ही में जारी हुई रैंकिंग में दोनों खिलाड़ी 28वें पायदान पर थे और ईशान भटनागर डबल्स कैटेगरी में वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 24 में पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा ना,
ठीक है। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद का निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर शिवानंद मिश्रा। याद रखिएगा शिवानंद मिश्रा जी। देखिए कि पर्यावरण संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले जशपुर जिले के जाने माने पर्यावरणविद शिवानंद मिश्रा 82 साल की उम्र में उनकी जो है निधन हो गया है। और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए 1976 में साइकिल यात्रा निकाली थी। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 6 लाख पौधे लगाए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। जशपुर नगर शहर के देखिए कॉलेज रोड है ना, भागलपुर रोड, गौरव पथ के किनारे हरियाली लाने का जो है कार्य शिवानंद मिश्रा जी को है, ठीक है। तो ये सब है उन्होंने किया है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। वैसे भी यहाँ पर पिक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लांस नायक मंजू। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि उन्नत हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई है। देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर CV आनंद बोस। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि पूर्व नौकरशाह डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह केरल कैडर के 1977 बैच के IAS अधिकारी हैं। देखिएगा कि उन्होंने आखिरी बार 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, गौतम चौरहड़िया। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस गौतम चौरहड़िया को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल की अनुशंसा के बाद विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी किया है, ओके। ध्यान दीजिएगा ना। और देखिए कि अध्यक्ष पद पर उनका जो कार्यकाल है 4 वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए ये है। देखिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, जुबिन शाह। ध्यान दीजिएगा, जुबिन शाह। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देखिए जुबिन शाह को छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का पुनर्गठन करने संघ का चुनाव किया गया। राज्य क्रिकेट संघ के सभी नए पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि वहीं उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर मिश्रा को और सचिव मुकुल तिवारी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालाब को देखकर आपको कुछ याद आया है तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मत्स्य पालन, मछली पालन। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान दीजिए। यह पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश दमन में 21 नवंबर को दिया जाएगा, मतलब कल। यह पुरस्कार विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा दिया जाता है। मत्स्य विभाग प्रदेश के ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देते हुए प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन मत्स्य उद्योग पर आधारित है, जिसे है ना, जिसमें मेजर कार्प मत्स्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, मेजर कार्प। ध्यान दीजिए। और वर्ष 2007-8 से 2020-21 तक मत्स्य उत्पादन में कुल वृद्धि 315% दर्ज की गई है, ठीक है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई में फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा फहराया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चमनलाल कोशे। ध्यान दीजिएगा, चमनलाल कोशे, ओके। तो चलिए देखिए उपरोक्त नाम चित्रसेन साहू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कभी ना कभी सुने होंगे, कमेंट्स में बताइएगा, ओके। चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन के चमनलाल कोशे ने
पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई में फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा फहराया है। उन्होंने 15 नवंबर को एडवांस बेस कैंप से चढ़ाई शुरू की और 16 नवंबर को पूरा किया, ध्यान देना है। और बीते 10 नवंबर को रायपुर से इस अभियान के लिए वो निकले थे, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने माउंट फ्रेंडशिप पीक को 6 दिनों में फतह कर लिया और वह विंटर एक्सपीडिशन करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही है। याद रखना है कि विंटर एक्सपीडिशन करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की पहली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया। याद रखना है दोस्तों, यहाँ 600 मेगावाट की कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे को करीब 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस पर 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और 2300 मीटर रनवे के साथ हवाई अड्डा का जो है सभी मौसम में संचालन के लिए उपयुक्त है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए कि 5 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हवाई अड्डों ने 75 वर्षों में पहली बार उड़ानें शुरू की है, तो ये सब ध्यान देना है, ठीक है। न्यूमोनिया से बचाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सांस अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग जिला। याद रखना है दुर्ग जिला, तो ये है दुर्ग, ठीक है। देखिए इसके संबंध में न्यूमोनिया से बचाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूमोनिया दिवस के अवसर पर दुर्ग जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली यानी सांस नाम दिया गया है, याद रखना है। और देखिएगा दोस्तों कि इस दौरान विभिन्न माध्यमों से न्यूमोनिया के कारण, लक्षण तथा इसके उपचार के उपायों का प्रचार किया जाएगा तथा बच्चों को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगवाने पर भी जोर दिया जाएगा। न्यूमोनिया बीमारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों हर साल 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया जाता है और विश्व न्यूमोनिया दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था, ठीक है। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, किस राज्य की राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में अब राशन के अलावा बैंकिंग सुविधा, मोबाइल रिचार्ज से संबंधित सेवाएं भी ग्राहकों को दी जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में अब चावल, शक्कर, चना, राशन के अलावा बैंकिंग सुविधा, मोबाइल रिचार्ज से संबंधित सेवाएं भी ग्राहकों को दी जाएगी, याद रखना है। इसके अलावा हर माह मिलने वाले राशन के अलावा मसाला, धनिया, चाय पत्ती, 5 किलो गैस सिलेंडर भी मिलेगा, ठीक है। वाईफाई और है ना एलपीजी ये भी मिलेंगे। ध्यान रखना है कि राज्य में पहली बार राशन की दुकान में दोस्तों इस तरह की जो है पहल की जा रही है। इसके लिए सरकार हर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से मॉडल उचित मूल्य की दुकान दोस्तों मॉडल पीडीएस शॉप की शुरुआत की जाएगी, ध्यान रखना है। और इसके अलावा राशन कार्ड में आधार सीडिंग का भी कार्य किया जाएगा, ओके। और इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं, ठीक है, ध्यान देना है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 13,415 पीडीएस की दुकानें हैं और इन सभी पीडीएस दुकानों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल पीडीएस शॉप के रूप में विकसित किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? तो अमरजीत बघेल जी है, ध्यान रखना है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये है, देखिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर वुमेन्स T20 चैलेंजर ट्रॉफी 2022 की मेज़बानी किस राज्य के क्रिकेट संघ को सौंपी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है।
चलिए देखिएगा कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर वुमेन्स T20 चैलेंजर ट्रॉफी 2022 की मेजबानी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ रायपुर को सौंपी गई है। ध्यान रखना है कि यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 20 से 26 नवंबर तक खेले जाएंगे। इसमें चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई द्वारा 4 टीमें A, B, C और D बनाई गई है और देखिएगा कि प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। शीर्ष 2 टीम के बीच दोस्तों 26 नवंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अरुण गोयल। ध्यान रखिएगा अरुण गोयल। देखिएगा कि रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। और देखिएगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे। और अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली किस एनजीओ को वर्ष 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रथम। ध्यान दीजिएगा प्रथम। देखिएगा इसके संबंध में कि शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था एनजीओ प्रथम को वर्ष 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर रायपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संस्था की प्रमुख डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। भारत और दुनिया भर में कमजोर तबके के बच्चों के लिए दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए समर्पित होने के लिए, है ना, उसके प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए कतर के दोहा में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितने देशों के टीम हिस्सा ले रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 32 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिएगा इसके संबंध में कि 20 नवंबर को कतर के दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो गई है। दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में 32 टीमों के देखिए 832 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। याद रखिएगा 32 टीमों और 29 दिन तक चलने वाले इस खेल में 64 मैच होंगे और फाइनल जो मैच है 18 दिसंबर को लुलेस स्टेडियम में होगा। ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 3.60 करोड़ रुपए है। विजेता टीम को दोस्तों 360 करोड़ रुपए और अंतिम स्थान पर रहने वाली टीम को 73 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए किस जिले के वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में दर्ज करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने छत्तीसगढ़ वन विभाग ने पहल की है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, दुर्ग व बेमेतरा दोनों है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि दुर्ग व बेमेतरा जिला के वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में दर्ज करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने का जो है कार्य है ना, जो पहल है छत्तीसगढ़ वन विभाग ने किया है। और देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब नाम। बेमेतरा जिला के गिधवा, परसदा, ईरम है ना, ईरम शाही और मुरकुटा, ये नाम याद रखना बड़ा मुश्किल से ढूंढा गया है। तो गिधवा, परसदा, ईरम शाही, मुरकुटा ये किस जिले में है, तो बेमेतरा में है। वहीं बेलौदी जो कि पाटन है ना, पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला में आता है। चिंचा ये दुर्ग जिले में है। अचानकपुर ये भी पाटन ब्लॉक के अंतर्गत दुर्ग जिले में है। और ये शांतरा ये भी पाटन ब्लॉक दुर्ग जिले के अंतर्गत है। इन 8 में से कोई एक वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया जाएगा, ध्यान देना है। और देखिएगा कि इसके लिए पहली बार दुर्ग बेमेतरा जिले में वेटलैंड्स का जो है सर्वे होगा। ध्यान देना है कि ये 8 वेटलैंड जलीय जैव विविधता के लिए पहचान रखते हैं और यहाँ लाखों की संख्या में 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए
पहुंचते हैं। ध्यान देना है कि पूरे देश में 75 रामसर साइट है और इसमें छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं है। ठीक है, तो पहल की जा रही है, ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कुसमी लाख के बीज की खरीदी दर कितने रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 550 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 550 रुपये। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश में लाख उत्पादन को 2.5 गुना करने का लक्ष्य तय किया है और लाख का जो है उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन करने का लक्ष्य है। इससे किसानों को 250 करोड़ रुपए तक की जो है आय होगी, ध्यान देना है। और प्रदेश के 20 जिलों में लाख की खेती करने वाले 50,000 से ज़्यादा किसानों को इससे लाभ होगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कुसमी बीहन लाख, जो कि बेर वृक्ष से प्राप्त होता है, के बीज की खरीदी दर 550 रुपये प्रति किलोग्राम और रंगनी बीहन लाख, जो कि पलाश वृक्ष से प्राप्त होता है, के बीज की खरीदी दर 275 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। और वहीं कुसमी लाख के बीज के लिए दोस्तों बिक्री दर 640 रुपये प्रति किलोग्राम और रंगनी लाख के बीज के लिए 375 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। ये बिक्री दर है। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है, बिक्री दर और खरीदी दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में दुर्लभ प्रजाति का श्रीलंकाई मेढक मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ध्यान देना है, कांकेर। देखिएगा कि कांकेर जिला अंतर्गत बड़गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का श्रीलंकाई मेढक मिला है और यह मेढक बुल फ्रॉग के नाम से श्रीलंका में जाने जाती हैं। यह एम्फीबियन माइक्रोहाइलिडी फैमिली प्रजाति का मेढक है। ध्यान देना है कि इसका जियोलॉजिकल नाम उपेरेडॉन टेप्रो बेनिकस पार्क 1934 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह सामान्य तौर पर दक्षिण व पूर्वी भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना राज्यों में पाया जाता है। ओके, चलिए, ये है। और ये भी है कि यह देखिए संकीर्ण मुंह वाले मेढक जीवाश्म प्रजाति की हैं जो दिन भर पत्ती, कूड़े और ढीली मिट्टी में पाए जाते हैं और इसका जो आकार है वो 3 इंच का होता है। चलिए देखिए, विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में किस जिले के बगौद गांव के भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी। ध्यान रखिएगा, धमतरी। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट और धमतरी जिले के बगौद गांव के भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ध्यान देना है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने का यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, देखिएगा, दुनेथा, दमन में हुआ। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड सम्मान के रूप में 10 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया गया। वहीं धमतरी जिले के बगौद गांव के मत्स्य पालन फर्म भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में 2 लाख रुपए का पुरस्कार व स्मृति चिन्ह मिले। ठीक है, ध्यान देना है। देखिए, 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नोवाक जोकोविच। ध्यान देना है, नोवाक जोकोविच। देखिएगा कि सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार एटीपी फाइनल एकल खिताब जीता है। ध्यान देना है। और यह 2015 के बाद से इस आयोजन में जोकोविच का पहला खिताब भी था। इसके साथ ही वह रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने 6 एटीपी खिताब भी जीते हैं। साथ ही 35 साल के जोकोविच खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ओके, चलिए, ये है। देखिए, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मनिका बत्रा। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक, थाईलैंड में एशियन कप 2022 का महिला एकल कांस्य पदक जीता है। ध्यान देना है कि इन्होंने दोस्तों जापान की विश्व नंबर 6 हिना हायाता को हराया है और वह यह पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ओके,
ये सब है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पाँचवा। ध्यान दीजिएगा, पाँचवा स्थान प्राप्त किया है। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पाँचवा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और अपनी 11वीं रैंकिंग में सुधार करते हुए 5वीं रैंक हासिल की है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिकाओं की टीम ने केरल, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एवं गोवा जैसी मजबूती टीम को हराया है। ठीक है, मजबूत टीमों को हराया है। और बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 11वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर देश में 5वां स्थान प्राप्त कर उच्च वर्ग श्रेणी में जगह बनाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना देखिए इसके संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। और WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह फिल्म रिलीज की है। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी। याद रखना है कि हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62,47,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य में 429 मेडिकल मोबाइल वाहनों की मदद से प्रदेश में 1798 हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। याद रखना है कि अब तक 1,28,000 से अधिक हाट बाजार क्लिनिक आयोजित की गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इस योजना की शुरुआत तो 9 जून 2019 को की गई, लेकिन इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में है ना, पूरे राज्य में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर लॉन्च किया गया था। ध्यान देना है कि यह योजना मुख्य रूप से आदिवासी समाज तथा सुदूर वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इस योजना के तहत लगने वाले शिविर साप्ताहिक होते हैं। जो साप्ताहिक हाट बाजार लगने पर मोबाइल क्लिनिक के जरिए इन बाज़ारों में आने जाने वाले जो खरीदारों और विक्रेताओं को बाज़ार में ही इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ना। मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, 6वां स्थान है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वें स्थान पर है और राज्य में अब तक 6,843 हेक्टेयर नवीन तालाबों का निर्माण कर राज्य का जल क्षेत्र 1.96 लाख हेक्टेयर तक विकसित कर लिया गया है। मछली याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य 302 करोड़ मत्स्य बीज स्टैंडर्ड फ्राई की उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करके देश में 6वें स्थान पर है। देखिएगा कि राज्य में मत्स्य कृषक कीज कल्चर, RES, बायोफ्लॉक जैसे नवीन तकनीकों अपनाकर राज्य में मत्स्य विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये याद रखना है कि कबीरधाम जिले में स्वर्गीय पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है और नवीन मात्स्यिकी पॉलिटेक्निक कॉलेज राजपुर की स्थापना विकासखंड धमधा जिला दुर्ग में की गई है। और भी याद रखना है कि राज्य की मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं उन्नत प्रजातियों की जो है मछलियों के विकास के लिए बूरड बैंक एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना ग्राम अकोली जिला बेमेतरा में की जा रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में मछली पालन का जो कार्य है ना, उनको कृषि का दर्जा दी गई है। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसे प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा ना, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ओके चलिए, आज थोड़ा लेट से उठा हूँ दोस्तों, इसीलिए थोड़ा जल्दी है, माफ़ करिएगा। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, देखिएगा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यह पुरस्कार वर्चुअल समारोह में राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। राज्य योजना आयोग को यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य SDG के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का जो है प्रमुख सम्मान है, जो ऐसे व्यक्ति, परियोजनाओं, संस्थाओं की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत डिजिटल, वित्तीय, गवर्नेंस और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को शामिल किया जाता है। ओके चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर E है 140 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा 140 करोड़ रुपए। देखिएगा कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को जो है सरल बनाया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। ध्यान देना है दोस्तों कि समिट में 2 MOU हुए हैं, समझौते हुए हैं। पहला है दोस्तों आपका इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के मध्य समझौता हुआ और यह कंपनी 140 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। और देखिएगा कि दूसरा जो समझौता है MOU ड्रोन व USV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। यह कंपनी 5 करोड़ का निवेश करेगी व 4500 यूनिट स्थापित करेंगी। ध्यान देना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की आबादी कितने प्रतिशत के बीच है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B है 42 से 43%। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की आबादी 42 से 43% के बीच है। और याद रखना है दोस्तों कि इसी तरह जो है प्रदेश में कमजोर आय वर्ग EWS के लोगों की प्रतिशत 3.5% है। प्रदेश में OBC और कमजोर वर्ग वालों के सर्वे का जो है कार्य पिछले 4 साल से चल रहा था। शासन ने इन वर्गों के पंजीयन और सर्वे के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन वर्ष 2019 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B है 61वां। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 6 स्लॉट से अपनी रैंक में सुधार किया और अब 61वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए NRI रिपोर्ट 2022 के अपने न्यूनतम संस्करण में 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता परिदृश्य को उनके आधार पर पेश की है। 4 अलग अलग स्तंभों में प्रदर्शन, लोग, प्रौद्योगिकी, शासन और इसके प्रभाव के कुल 58 वेरिएबल को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A है राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान। देखिएगा कि भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में MFFR में एकीकृत अग्निशक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया। ठीक है,
देखिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दलाई लामा। ध्यान दीजिएगा दलाई लामा। देखिएगा कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने की उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला के विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस कार्यक्रम के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। देखिए इसके संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए है ना किया गया है नामित। और ये है कि देखिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद यह सम्मान दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकार की रक्षा के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम को रोचक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसकी अवधि मात्र 2 से 3 घंटे रखी गई है जिससे शिक्षक इन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है विद्याभूषण शुक्ला। ध्यान रखिएगा विद्याभूषण शुक्ला। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला को बनाया गया है। वही उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर को बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी। ठीक है। तो देखिएगा वहीं याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो श्री गिरीश देवांगन है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष कौन है? राम गोपाल अग्रवाल है। ध्यान रखिएगा। किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री सुरेंद्र शर्मा है। ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र नितिन द्विवेदी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानेश शर्मा है। तो ये सब आपको रखना है यार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए कुपोषित बच्चों, एनीमिक गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा। इस तरह का अभियान शुरू करने छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा होगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा सरगुजा। देखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री पोषण तुहर कार्यक्रम के तहत कुपोषित बच्चों के अलावा एनीमिक गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि इस तरह का अभियान शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ का है ना सरगुजा जो है, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा। योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक गर्म खिचड़ी और उबला अंडा मिलेगा। आंगनबाड़ी से घर तक पोषण आहार को ले जाने के लिए दोस्तों परिवार के लोगों को ही जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा इसमें मयारू सास और सुपोषण गोठ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शुरुआत में अति गंभीर कुपोषित बच्चे और हाई एनीमिक महिलाओं के लिए घर पहुंच पोषण आहार की व्यवस्था की जा रही है। ध्यान दीजिएगा सरगुजा जिले में 3000 गंभीर कुपोषित बच्चे जबकि 1000 गंभीर एनीमिक गर्भवती शिशुवती महिलाएं हैं जिन्हें इनका लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए ये है अगला प्रश्न देखिएगा।
छत्तीसगढ़ से किसे लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मृणालिका ओझा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मृणालिका ओझा। देखिएगा इसके संबंध में कि लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। देखिए, लोक कथाओं के अनुशीलन, संकलन और शोध में विशिष्ट योगदान के लिए रायपुर के साहित्यकार डॉक्टर मृणालिका ओझा को प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सब है, ठीक है। देखिएगा कि इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 11 विभूतियों को भी लखनऊ में, है ना, 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित लोक विमर्श 2022 के दौरान सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए इसके संबंध में कि असम की प्रमुख संरक्षणवादी कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि पूर्णिमा देवी बर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एडजुडेंट स्टार्क के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हर गिला पक्षी के लिए दोस्तों असमिया नाम, सेना की मदद से इन पक्षी को विलुप्त होने से बचाने का कार्य किया जा रहा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रवि कुमार सागर। ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार सागर। देखिएगा कि RKINNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है और वह भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक है। ठीक है, चलिए देखिए, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है खालिद जावेद। याद रखिएगा, खालिद जावेद। देखिएगा इसके संबंध में कि लेखक खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए 5वां JCB पुरस्कार जीता है। इस किताब का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बरन फारूकी ने किया। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि में एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ से संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तीजन बाई। ध्यान रखिएगा, तीजन बाई। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा कि वहीं लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा साल 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं को डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, ये सब रखना है आपको याद। ओके, चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। ध्यान रखिएगा, बस्तर जिला। देखिए इसके संबंध में कि बस्तर जिले के जगदलपुर, बकावंड और लोहांडीगुड़ा विकास खंड में ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 699 स्कूलों के 35,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यूनिसेफ के सहयोग से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए
जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसका लाभ तीनों विकास खंड के 35,862 बच्चों को प्राप्त होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती बालो बघेल। ध्यान रखिएगा, श्रीमती बालो बघेल। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य श्रीमती बालो बघेल को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से आयोग कार्यालय में 5वीं सदस्य श्रीमती बालो बघेल इसने दोस्तों इनको बनाया गया है और इसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। देखिएगा कि आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने श्रीमती बालो बघेल को कार्यभार सौंपा है और नवनियुक्त सदस्य को बस्तर संभाग के 7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला सम्मिलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर का सम्मान मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, पिक पहचान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, नैना धाकड़। ध्यान रखिएगा, नैना धाकड़। देखिएगा कि बस्तर की पर्वतारोही नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर का सम्मान मिलेगा। यह सम्मान उन्हें 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलेगा। देखिएगा कि इसके साथ ही उन्हें बतौर 15 लाख रुपए साथ में स्मृति चिन्ह सहित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। याद रखना है कि नैना धाकड़ के साथ ही चयन समिति ने शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखिए कि नैना धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी 8,848.86 मीटर एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्से 8,516 मीटर फतह की है। ध्यान रखिएगा कि वे बस्तर जिले के जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूर एकटागुड़ा की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए दूध उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 18वीं। ध्यान रखिएगा, 18वीं। देखिएगा कि दूध उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में 18वें स्थान पर पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली नाटी और दुबली पतली देसी कोसली गायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अब 159 ग्राम हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि प्रदेश में 99.84 लाख गोवंश है, इसमें 65% हिस्सा कोसली ब्रीड का है। साथ ही राज्य में 11.75 लाख है ना भैंस भी है और इसी नस्ल की गायों से उत्पादन राज्य में 2001-02 में 795,000 टन दूध का उत्पादन हुआ था और 2019-20 में बढ़कर यह 1676,000 टन हो गया, यानी दूध उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाला फुटबॉल इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं और उनकी पेनाल्टी ने पुर्तगाल को कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में घाना पर 3-2 से रोमांचक जीत दर्ज करने में मदद की है। पुर्तगाल के कप्तान ने घाना के खिलाफ खेल रहे 65वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है IDBFC फर्स्ट बैंक। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि IDBFC फर्स्ट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनके सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा कि यह कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सक्षम हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है संजय अलंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संजय अलंग। देखिएगा कि इस वर्ष कवि, लेखक, इतिहासकार, आईएएस संजय अलंग को साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाता है। वे बिलासपुर व सरगुजा संभाग के कमिश्नर है। यह पुरस्कार 25 वर्षों से दिया जा रहा है। संजय अलंग को दिया जाने वाला यह पुरस्कार 26वां वर्ष का होगा, ध्यान दीजिएगा। उन्हें कविता के दिनकर सम्मान, श्रीकांत वर्मा सम्मान आदि सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उनकी पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत कब से होगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 दिसंबर से। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। राज्य में मलेरिया मुक्त अभियान के पिछले 6 चरणों में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 था, जो अभी घटकर 0.92 पर आ गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर मलेरिया का जांच करेंगे और पीड़ितों का जो है तत्काल इलाज शुरू करेंगे। बस्तर के साथ साथ समूचे छत्तीसगढ़ में मलेरिया संक्रमण की दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। ध्यान देना है कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 6वें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 7,06,000 घरों में जाकर 33,96,998 लोगों की मलेरिया जांच की थी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4था स्थान। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली देश का 4था राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निमदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। ध्यान देना है कि राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन में अमलेश्वर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को 94% और निस्दा को 93% अंक जो है प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में कुल 57 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं और इसमें 10 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए, भारतीय वायुसेना वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर पिक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है, समन्वय 2022। ध्यान दीजिएगा, समन्वय 2022। देखिएगा कि भारतीय वायुसेना समन्वय 2022 नामक वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आसियान देशों के साथ होने वाले इस वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन वायुसेना स्टेशन आगरा में होगा। 28 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, स्थिर और फ्लाइंग डिस्प्ले, टेबल टॉप, बहु एजेंसी अभ्यास शामिल होंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए और भी है, इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर के विभिन्न संगठनों के हितधारकों की भागीदारी इस अभ्यास को और भी खास बनाएगी। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन का उद्देश्य पक्षियों के रहवास और उनकी संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर मध्य भारत की जैव विविधता का एक अनोखा खजाना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड काउंट इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, है ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण पहली बार होने जा रहा है और इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों 58 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया है। ध्यान देना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 170 से 200 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है जिनकी अब लगातार पहचान की जा रही है। इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी जिससे इको टूरिज्म में वर्ल्ड वॉचिंग के नए आयाम सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ से किसने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है विद्या राजपूत। ध्यान रखिएगा, विद्या राजपूत। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत ने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है और दुनिया को लैंगिक समानता की ओर ले जाने के लिए विद्या राजपूत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली में एक समारोह में दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम जो है दक्षिण एशिया में महिला अधिकार आंदोलन की अग्रणी कमला भसीन के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि कमला भसीन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। यह पुरस्कार आज़ाद फाउंडेशन, आई पार्टनर इंडिया और नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था और विद्या राजपूत के साथ शक्ति मिलन समाज नेपाल की सह संस्थापक नताशा राय को भी यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखिएगा, CCM मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए इसके संबंध में कि दुर्ग जिले का चंदूलाल चंद्राकर सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है और MBBS 2022 बैच के लिए यहाँ 200 सीटें मिल गई है। ध्यान दीजिएगा कि राजधानी रायपुर व बिलासपुर के पहले से संचालित दोनों सरकारी मेडिकल कॉलेज दुर्ग के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज से छोटे हो गए हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज़्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज़्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और 10वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर को हॉस्पिटल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ में पहला और भारत का 7वां कैडेवरिक हार्ट बैंक स्थापित करना दूसरा रिकॉर्ड रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है, ये वाला प्रश्न CGPSC प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 18 मई 2021। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि 18 मई 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया था और यह योजना उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिनके माता पिताजी की जो है कोरोना काल के समय मृत्यु हो गई थी। इन बच्चों को इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उठाएगी। उन बच्चों को हर महीने स्कॉलरशिप के तौर पर 500 से 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जो है नाम में बदलाव किया गया है। तो देखते हैं, देखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना, इनका जो है नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इनका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, इसको राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना, इनका जो नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रकाश योजना रखा गया। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लीची की खेती की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अबूझमाड़। ध्यान दीजिए अबूझमाड़। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ लीची उत्पादन के जरिए क्षेत्र की जो है पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के जो है ना जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आदिवासियों को लीची की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की जो है पहल की गई है और यहाँ 100 गांवों के लगभग 200 एकड़ जमीन में लीची बागान विकसित करने की योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा अबूझमाड़, ठीक है, नारायणपुर। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाली पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। ध्यान दीजिएगा गुजरात। याद रखना है कि जियो ने गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है और यह भारत में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर डी सही है पीटी उषा जी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि दिग्गज पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली है। पूर्व भारतीय स्प्रिंटर 10 दिसंबर 2022 को होने वाले चुनावों के लिए शीर्ष पद के लिए अकेली उम्मीदवार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि साथ ही पीटी उषा आईओए के 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। ठीक है। देखिए एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा बेंगलुरु। देखिएगा कि एरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक के बेंगलुरु के येल हंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा और यह एशिया का सबसे बड़ा एरो है ना शो होगा। ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा एरो शो। ओके। और द्विवर्षीय शो जो 5 दिनों से अधिक के लिए आयोजित किया जाता है 2023 संस्करण के दौरान अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एरो शो का जो है आयोजन करेगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिए। ये वाला प्रश्न देखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मिस्र। ध्यान दीजिएगा मिस्र। देखिएगा इसके संबंध में कि भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि मिस्र के राष्ट्रपति देखिए अब्देल फतह अल सीसी जनवरी में गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था। ओके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तृतीय। ध्यान रखिएगा तीसरा स्थान मिला है। देखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का पूरे राज्य में तीसरा स्थान है और जिले के 460 ग्राम पंचायतों में 37,490 हितग्राहियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। वहीं याद रखना है दोस्तों कि कांकेर जिला को प्रथम एवं सूरजपुर जिला को द्वितीय स्थान रोजगार के मानव सृजन में मिला है।
ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गिधवा एवं गाड़ाडीह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसे भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी। ध्यान देना है, धमतरी जिला। देखिएगा, याद रखना है कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के 3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है और इसमें धमतरी जिले के 2 उप स्वास्थ्य केंद्र नगरी के गेदवा और कुरुद के गाड़ाडीह शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें धमतरी जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र गेदवा को 90% और गाड़ाडीह को 94% स्कोर मिला है। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले सिविल अस्पताल नगरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चटौद को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य संस्थाओं को उनके द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसके तहत जिला स्तरीय मूल्यांकन के बाद राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए किस जिले में शिवनाथ नदी के तट पर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नसिया जी तैयार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग जिला। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिला। देखिएगा कि दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के तट पर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नसिया जी तैयार किया गया है। मूल नायक के रूप में दोस्तों भगवान चंद्रप्रभ की राजस्थान के लाल पाषाण से बनी विशाल पद्मासन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि 21 फीट 7 इंच ऊंची है। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही 11-11 फीट की पार्श्वनाथ और मुनि सुव्रत नाथ की प्रतिमा भी स्थापित होंगी। ध्यान दीजिएगा कि यह देश की सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा होगी। याद रखना है ना, शिवनाथ नदी के तट पर पुष्प वाटिका के करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल में यह नसिया तीर्थ तैयार किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए किस टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती। देखिएगा कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में बाघों की कुल संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई है। WII टाइगर सेल देहरादून द्वारा नए बाघ के रूप में पुष्टि की गई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघों के रहवास के लिए उपयुक्त स्थल है। यहाँ वन भैंसा के साथ ही गौर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, हिरण, सांबर, जंगली सुअर इत्यादि वन्य प्राणियों का भी यह रहवास स्थल है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व 2799.086 वर्ग किलोमीटर की भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी भाषा का पहली मासिक पत्रिका है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अरई तुतारी। ध्यान दीजिए, अरई तुतारी। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका अरई तुतारी और छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अस मोर गाँव के माटी का विमोचन किया। और मासिक पत्रिका अरई तुतारी छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है, ध्यान देना है। देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विविध आयामों जैसे यहाँ के पर्व, लोक नृत्य, पर्यटन स्थल, सिनेमा, साहित्य आदि से जुड़े आलेखों का जो है संग्रह छत्तीसगढ़ी भाषा में किया है। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अस मोर गाँव के माटी के गीतकार चंपेश्वर गोस्वामी हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे अपने 72 गीतों को किताब की शक्ल दी है। ये सब पॉइंट है, प्री के लिए इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5.61 5.61%।
ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। ध्यान देना है कि वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो कि वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया और 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। ओके, ध्यान देना है 17.76। चलिए देखिए, और भी है कि पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी दिखाई दी गई है और 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया था। डेट याद रखना है 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। देखिएगा कि इससे प्रदेश के लगभग 2,11,000 बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। कितने? 2,11,000 बच्चे, ठीक है, कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। और प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है और यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। ओके, ध्यान देना है ये सब डाटा को। चलिए ये भी है, इसको भी आप देख लीजिए कि राज्य में बच्चों में कुपोषण दर के आकलन हेतु हर साल वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है। बाकी ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, देखिए किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अग्निकुल कॉस्मोस। ध्यान देना है, अग्निकुल कॉस्मोस। देखिए स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाएगा। ध्यान देना है कि इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजी पर्यटन की दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा। तुंगल इको पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुकमा। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि तुंगल बांध में दोस्तों तुंगल इको पर्यटन केंद्र स्थित है और ये सुकमा जिले में है। ध्यान देना है, सुकमा जिला प्रशासन ने वन विभाग के साथ मिलकर सिंचाई के लिए बनाए गए तुंगल बांध को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तुंगल बांध में नौका विहार के लिए मोटर बोट, पैडल बोट की जो है व्यवस्था व हट के लिए स्पॉट बनाए गए हैं। तुंगल बांध का जो है निर्माण 1980 में किया गया है और इसका जो डुबान है, डुबान क्षेत्रफल 104.44 एकड़ है, हेक्टेयर में 544 हेक्टेयर। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि इसकी ग्रॉस स्टोरेज क्षमता जो है 51.87 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है और तुंगल बांध के जो है डुबान का क्षेत्रफल ज्यादा ना हो, इस कारण बांध के जो है डिजाइन इस तरह किया गया है कि बारिश का जो पानी है इसमें इकट्ठा हो जाता है और वियर वेस्ट का जो पानी है बरसाती नाले से होकर ये सभी नदी में जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है निम्नलिखित में से किस प्राचीन शिव मंदिर को सेल द्वारा गोद लिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शिव मंदिर देवबलौदा दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि दुर्ग जिला अंतर्गत देवबलौदा स्थित ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी महत्व के कलचुरी कालीन शिव मंदिर को सेल द्वारा गोद लिया जाएगा। ध्यान देना है, और यह केंद्र संरक्षित स्मारकों में से एक है और इसके लिए सेल और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बीच अनुबंध होना है। और हाल ही में इस ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी महत्व के कलचुरी कालीन शिव मंदिर का जो है सेल चेयरमैन सोमा मंडल और डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता ने निरीक्षण किया। देखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ है। ध्यान देना है, और यहाँ बनी प्राचीन भित्तियों, कलाकृतियों, स्थापित मूर्तियों समेत स्थल का जो है संरक्षण और संवर्धन करना है। चलिएगा, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन है यहाँ पर आज मिल जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं इसको सम्मानित किया गया है लिखा हूँ। और कल जो वीडियो आएगा वो थोड़ा ट्रिक के साथ आएगा, ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार वाला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अमितेश मिश्रा जी। देखिएगा कि राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन खेल को बढ़ावा देने के लिए शहीद गुंडादुर अवार्ड और तीरंदाजी के लिए महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव अवार्ड दिया जाता है। और तीरंदाजी के क्षेत्र में पात्र खिलाड़ी न होने की स्थिति में रायपुर के स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश मिश्रा ने इसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान देना है कि 36वें नेशनल गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ को पहला पदक अमितेश मिश्रा ने दिलाया था और वह 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में सिल्वर रजत पदक जीता। और इसी जो है ये राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दोस्तों उन्हीं ने वही पहला पदक दिलाया था। इस खिलाड़ी ने दोस्तों गुजरात में ही नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को रोलर व स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया था। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री जे.एम. नेल्सन। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर के कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 1500 किलो वजनी कांस्य से बनी यह प्रतिमा 11 फीट की है और प्रतिमा को भिलाई के रहने वाली पद्मश्री श्री जॉर्ज मार्टिन नेल्सन ने 1 महीने के भीतर तैयार किया है और 2008 में दोस्तों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इनका स्ट्रक्चर तैयार करने में मनीष पिल्लेवार का सहयोग रहा है। देखिए, रायपुर स्मार्ट सिटी ने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में इस प्रतिमा का निर्माण करवाया। चलिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानगढ़ धाम। ध्यान रखिएगा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है और यहाँ लगभग 1500 भीलों ने महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ओके, चलिए देखिए, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी है ना जिले के तारिन जिलो में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पार्क की मंजूरी संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद की गई है। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों की कितनी नई किस्में जारी की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5। ध्यान रखिएगा, 5। देखिएगा इसके संबंध में कि वही है कि राज्योत्सव के मौके पर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्नत की गई फसलों की जो है उन्नत की गई 5 जो है नई किस्में जारी की गई है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो कृषि विश्वविद्यालय है वो पिछले 22 सालों में 51 फसलों की है ना 154 किस्में विकसित की गई है अब तक। और इसमें 5 और जो है नई किस्में उसको जोड़ी गई है ना, शामिल किया गया है। और देखिएगा कि 5 जो नवीन फसल है उसमें कौन कौन से है देखिएगा। तो ये कुसुम है जिसकी प्रजाति है सीजी कुसुम 2, याद रखिएगा। अलसी है तो अलसी का जो प्रजाति देखिए वर्षा है ना, वर्षा अलसी 2 है जिसका और नाम है RLC 171 है। ध्यान रखिएगा ना। गेहूं का दोस्तों ये इसका जो प्रजाति है विद्या है CG 1036 है। ओके। और वहीं धनिया है देखिए छत्तीसगढ़ रायगढ़ धनिया 3 है। ओके, प्रजाति है ये और प्रजाति किसमें। और हल्दी है, हल्दी छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 3। ओके, तो ये सब आपको रखना है याद। और अभी हम लोग पूर्व में भी देखे थे दोस्तों, ठीक है, धान की विभिन्न प्रजातियां है ना, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अहिर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये अहिर नृत्य जो है देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया जाता है झेरिया राउत।
ओके, तो ध्यान रखना है झेरिया राउत। तो बलौदाबाजार सुहेला में अभी अहीर नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और ये जो है नृत्य झेरिया है ना, झेरिया यादव या झेरिया राउत उसके द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इस नृत्य में दोस्तों 2 दर्जन से अधिक जो है अहीर नर्तक टोलियां बनाकर नृत्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डांड पानी परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? तो किस जिले से है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे, है ना। तो देखिएगा ऑप्शन सही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जसपुर। तो कैसे रिलेट करिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए डांड पानी है ना, पानी है और यहाँ पर जस है, ठीक है। तो देखिए पानी किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? जस के लिए उपयोग किए जाते हैं। पानी कहीं भी होता है दोस्तों जस के लिए होता है, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी आप देखेंगे डांड पानी को तो यहाँ पर पानी है और पानी को देखने से आपको याद हो जाएगा जस। ओके, तो पानी है ना, जब भी परियोजना बनेगा पानी बनेगा तो जस होगा लोगों का। ओके, तो इस प्रकार है, देखिएगा, है ना। आगे हम लोग हर दिन ट्रिक देखेंगे कल से अच्छे से। तो देखिएगा कि जसपुर जिला में कुनकुरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर की दूरी पर डांड पानी परियोजना अंतर्गत दोस्तों इब नदी पर ये वृहद बांध बनाया जाएगा, याद रखना है ना। किस जिले में? जसपुर जिले में, कुनकुरी ब्लॉक के अंतर्गत। और ये जो सिंचाई परियोजना है 1600 करोड़ की लागत से तैयार होगी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ बनाए जाने वाले बांध दोस्तों 35.71 मीटर ऊंचा है और 1800 मीटर लंबा होगा। और परियोजना दोस्तों, परियोजना से 100 किलोमीटर की जो है नहर से सिंचाई सुविधा होगी और 5 जो है मेगावाट बिजली का भी जो है उत्पादन होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और राज्योत्सव में दोस्तों देखिए जल संसाधन विभाग ने डांड पानी वृहद जलाशय परियोजना का जो है मॉडल प्रदर्शन किया था और इस योजना के है ना पूरा होने पर जिले के 104 गांव के लगभग देखिए 37,741 किसानों को ये सिंचाई सुविधा का जो है लाभ मिलेगा। और योजना से 30,000 हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर खरीफ एवं खरीफ फसल और 8,000 हेक्टेयर रबी फसल, कुल दोस्तों 38,000 हेक्टेयर भूमि जो है ना सिंचित होगी इनसे। ध्यान दीजिएगा कि बांध के कुल भराव क्षेत्र 467 हेक्टेयर है, जिसमें 235 हेक्टेयर जमीन जो है किसानों की है। तो इस प्रकार से है ना, तो डांड पानी है ना, पानी जस के लिए उपयोग होता है, जसपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और देखिए ये सब आपको पढ़ना है, याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सुरेश शर्मा, याद रखिएगा, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा को बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि वही सदस्य डॉक्टर तोई निधि वैष्णव को बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ दोस्तों पहला राज्य है जहां संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार आपको ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रदेश में संचालित सभी आत्मानंद स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जा रही है। फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय, ध्यान रखिएगा, दूसरा। तो देखिएगा कि फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान पर है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ समेत देश और दुनिया में पाई जाने वाली 359 फसलें ऐसी है जिनकी जो उत्पत्ति है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। और इसमें धान की जो है 355, सरसों की 3 और टमाटर की 1 किस्म शामिल है। ओके, देखिए इस संबंध में जो है केंद्र सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहाँ की 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और देश भर में कुल 5046 है ना फसल जो है प्रजातियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। देश के कई कृषि शोध संस्थानों में इसका जो है परीक्षण कर फसल प्रजाति की विभिन्नता, एकरूपता और गुणों के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। और देखिएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ के किसानों की 1782 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ पत्रकार का आकस्मिक निधन हो गया है?
ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री रमेश नैयर। याद रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर जी का जो है आकस्मिक निधन हो गया है। और वहीं राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, है ना, श्री रमेश नैयर की आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और वह दोस्तों छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत के हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री रमेश नैयर जी का जो है योगदान अतुलनीय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में। और वह दोस्तों देखिए 83 वर्ष के थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा यूपी में है। तो देखिएगा कि चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का जो है चौथा और देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा जो है डुबान क्षेत्र में आने के कारण वहां के जो है बाघ चित्रकूट की ओर, है ना, आएंगे। और इसीलिए जो है प्रदेश सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बनाने की जो है अधिसूचना जारी कर दी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इला भट्ट। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया है और वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन सेवा की संस्थापक थी और वह राज्यसभा की भी मनोनीत सदस्य रही हैं और वह पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। ओके, देखिए अगला प्रश्न ये है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस योजना के तहत दोस्तों, है ना, किस योजना के तहत 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुख्यमंत्री मितान योजना। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही चालू हो गया है। 5 साल तक के जो है बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों परिवार पेरेंट्स को केवल टोल फ्री नंबर, देखिए 145 है ना, मितान, याद रखिएगा 145 पर कॉल करना होगा। और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने 23वें स्थापना दिवस राज्योत्सव पर किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और देखिएगा कि मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रही है और सरकार जल्द ही इसे दोस्तों प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों, याद होगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को शासकीय कार्यों को आसान करने के लिए, आसानी से पहुंचाने के लिए देखिए इस योजना मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान पंजीयन जैसी अनेक नागरिक सेवाएं दोस्तों मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कल एक और वीडियो आएगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के संबंध में, कौन से राज्य दोस्तों कौन से नृत्य किए हैं, वहाँ कौन से आदिवासी नृत्य होते हैं, तो कल हम लोग डिटेल से देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आज देखिए। देखिए, तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा नृत्य रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कर्मा नृत्य, है ना, अपने छत्तीसगढ़ का। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी वही है रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ और ये दोस्तों 1 नवंबर से, है ना, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। और इसमें 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार जो है भाग लिए थे। ध्यान दीजिएगा। और इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लिए। ध्यान दीजिएगा ना। और इस बार दोस्तों आदिवासी नृत्य महोत्सव के 2 थीम रखी गई थी। और पहली थीम दोस्तों देखिए फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम ये आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज था। ध्यान दीजिएगा। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया।
प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय के लिए 2 लाख रुपए पुरस्कार दिए गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया। ध्यान दीजिएगा ना। और वहीं आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज श्रेणी में पहले स्थान पर सिक्किम को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा को और तीसरा स्थान दोस्तों झारखंड को मिला। ओके, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है बाल्को। ध्यान दीजिएगा बाल्को के जो है 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2022 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के पैवेलियन ने उत्कृष्ट साज सज्जा और आकर्षण प्रस्तुति के लिए श्रेष्ठ पैवेलियन का प्रथम पुरस्कार जीता। और वहीं सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार बाल्को को ही मिला है और इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार एनएमडीसी को और तीसरा पुरस्कार एनटीपीसी को मिला है। ध्यान दीजिएगा ना। और वहीं विभागों की जो है प्रदर्शनी में पहला स्थान कृषि विभाग को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में गौवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत कितने मोबाइल वेटनरी वैन चलाई जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है 163। ध्यान दीजिएगा। तो वही है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बीमार मवेशियों के इलाज के लिए गोवंश मोबाइल वेटनरी योजना की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल वेटनरी वैन से पशुओं को बेहतर इलाज मिलेगा, है ना। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में गोवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत 163 मोबाइल वैन सड़कों पर दौड़नी शुरू हो जाएगी और यह गाड़ियां दोस्तों 1962 पर कॉल करते ही मौके पर पहुंचेगी। इसे हर विकास खंड में एक गाड़ी चलाया जाएगा और हर गाड़ी में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, डॉक्टर कम अटेंडेंट रहेंगे। ध्यान देना है ना। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है यही है कि मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत ही घायल और बीमार गोवंश पर मौके पर उपचार करने के अतिरिक्त इन्हें वेटनरी अस्पतालों और गौठानों तक दोस्तों पहुंचाने की भी तैयारी है। और इसमें गौठान के जो है पशु नस्ल का सुधार, टीकाकरण और डायग्नोस्टिक है ना का काम भी वैन जो है सीधे गौठानों में जाकर करेंगी। ओके, अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान देना है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ध्यान देना है। तो देखिएगा कि वही 4 नवंबर को दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता है ना अरपा पैरी केदार के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की जयंती मनाई गई। जन्म स्थान की बात करें तो सेवाग्राम वर्धा में हुआ था, दिनांक 4 नवंबर 1939 को। ध्यान देना है। पिताजी का नाम है धनीराम वर्मा जी, भाई का नाम याद रखना है दोस्तों तुलेंद्र, है ना। तुलेंद्र वास्तविक नाम था और किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है तो स्वामी आत्मानंद, जिसके नाम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं राज्य में। ध्यान देना है ना। और निधन है दोस्तों 8 सितंबर 1979 को उनका जो है निधन हुआ था। और देखिए दोस्तों कि उनके द्वारा जो है रचित गीत को अरपा पैरी के धार को 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के राजगीत के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई थी। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास है और सुबह की तलाश है, अपूर्वा है और छत्तीसगढ़ी गीति गुच्छ है। ध्यान दीजिएगा। मोला गुरु बनई लेते, ये दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा है 2-3 बार, है ना। सोनहा बिहान भी याद रखना है और ढोला मारू को भी याद रखना है। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में हुए तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदर्शित प्रमुख नृत्य में कौन सा नृत्य शामिल नहीं था? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जात्रा। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की है। ध्यान रखना है। देखिए कि तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदर्शित प्रमुख नृत्य है जो है, देखिए पहला है आपका महाराष्ट्र का जो है सोंगी मुखौटा नृत्य, है ना।
और यह नृत्य नरसिंह की पौराणिक कथा का आधार लेकर किया जाता है। इस नृत्य में 2 कलाकार नरसिंह का रूप धारण करते हैं। ढोल, पावरी तथा संभल वाद्य यंत्रों के साथ यह नृत्य किया जाता है। तो ये है महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटा नृत्य, देख लीजिए पिक के माध्यम से। अगला देखिएगा मेघालय राज्य का दोस्तों वांगला नृत्य, याद रखना है यह नृत्य ढाना वाद्य यंत्र की सुंदर धुनों पर प्रकृति व ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है। तो याद रखना है मेघालय राज्य का वांगला नृत्य, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए जम्मू कश्मीर के दोस्तों धामाली नृत्य, और यह नृत्य आध्यात्मिक रंग के लिए अद्वैत शिव जी की जो है आराधना से संबंधित है। इस नृत्य के माध्यम से सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करते हुए हाथ में आलम धागा बांध कर दोस्तों ईश्वर से सुखद जीवन की कामना की जाती है। ध्यान देना है दोस्तों, ये इस प्रकार है। ठीक है, पिक देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश का सैला गेड़ी नृत्य, और इस नृत्य में अद्भुत संतुलन के साथ हमारे पंथी नृत्य की तरह एक के ऊपर चढ़कर एक दोस्तों है ना पिरामिड बनाते हैं। ध्यान देना है, तो इस प्रकार देख लीजिए। अगला देखिएगा नागालैंड का माकू हिमिशी नृत्य। तो ये दोस्तों यह नृत्य लड़ाई जीतने के बाद सौर प्रदर्शन पर आधारित है, और कलाकार तलवार व भाले के साथ इसका जो है इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। विजय से उपजा उत्साह इतना होता है कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र की गुंजाइश, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, चलिए ये है, देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का दोस्तों ढीमसा नृत्य है। तो यह नृत्य विवाह, दशहरा व अन्य अवसरों पर किया जाता है, और यह है कि इस नृत्य में किरीड़ी, मोरी, दम्पू और टुडमू और जोदू कोमलू सहित अन्य आदिवासी वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। तो ये है आपका देखिए ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का। चलिए हारुल नृत्य है दोस्तों उत्तराखंड, और ये जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में देखिए रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो ये है, देख लीजिए दोस्तों हारुल नृत्य। ओके, चलिए अगला देखिएगा लंबाड़ी नृत्य है दोस्तों, ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना में है, तेलंगाना से संबंधित है। और यह लोक नृत्य तेलंगाना के नालगोंडा जिले के बंजारा समुदाय द्वारा विवाह व अन्य अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लंबाड़ी नृत्य। देखिए अगला है, और देखिए बाघ दोई शिखला नृत्य, ये असम है ना, असम में है, असम से संबंधित है। और यह नृत्य जल और वायु के देवता की आराधना और भक्ति का जो है प्रतीक है। ध्यान देना है कि बाघ दोई शिखला 3 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें बाघ का अर्थ है वायु, दई का जल, और शिखला का अर्थ है युति से होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के एकमात्र मठपरई भित्ति शिल्प कला के कलाकार हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अभिषेक सप्पन जी। ध्यान दीजिएगा, अभिषेक सप्पन जी। तो देखिएगा कि विलुप्त हो रही मठपरई भित्ति शिल्प कला कृति को राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मौके पर अभिषेक सप्पन ने आयोजन स्थल में इस कला से संबंधित स्टॉल लगाए। अभिषेक सप्पन छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार है जिन्होंने विलुप्त हो चुकी मठपरई कला को जीवंत कर मठपरई कला को बना रहे हैं और जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मठपरई कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कला, लोक कहानी, लोक परंपरा, तीज त्योहारों, पशु पक्षियों, देवी देवताओं की जो है कृति अपनी कल्पनाशीलता से वो बना रहे हैं। और मठ किसको बोलते हैं? तो मिट्टी को। परई किसको बोलते हैं? कागज को। व खल्ली की लुगदी, इन सभी को है ना, सभी की जो वस्तुओं को सड़ाकर बनाई गई कला मठपरई कला कहलाती है। ध्यान देना है। और यह छत्तीसगढ़ की दोस्तों प्राचीन कला है जिसे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई जाती थी और वर्तमान में ये कला जो है विलुप्त हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, यहाँ पर पिक में तो वैसे भी दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 155 326। ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर 155 326 और टोल फ्री नंबर 1800233889 का जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। और ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हैं और जिनकी संतानें जो है प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं,
जिनके लिए दोस्तों आपात स्थिति में सहायता के लिए, है ना, और उनके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इनकी शुरुआत की गई है, ध्यान देना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए 1 नवंबर राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की जो है घोषणा की थी। और हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, चिकित्सा संबंधित, है ना, और पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद भी ली जा सकती है। ओके, तो इनको भी आपको देखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किस साहित्यकार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य प्रदेश स्तर पर ये क्षेत्र में लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है, और इनका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जीवन यदु राही, याद रखना है। तो यही है, देखिएगा कि संगीत नगरी खैरागढ़ के जो है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जीवन यदु राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने पर संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है, ध्यान देना है। और उन्हें पूर्व में भी मुक्ति बोध सम्मान रायपुर 2002 में और धमतरी से मुकीम भारती अलंकरण सम्मान 2005 में, छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन में श्री हरि ठाकुर साहित्य सम्मान 2014 में, विशंबर यादव मरहा सम्मान 2014 और छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में मायाराम सुरजन स्मृति लोक चेतना अलंकरण 2021 सम्मान मिल चुका है, ध्यान देना है ये सब। हाल ही में चर्चित भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर, ध्यान रखिएगा सूरजपुर। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसे प्रारंभ किया जाना है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम भास्कर पारा, खाड़ा पारा, कुरीडी, केवरा, दनौली खुर्द, कुस, है ना, कुसुमी और देखिए बड़सरा के लगभग टेयर में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुली खदान परियोजना प्रस्तावित है। और स्थानीय ग्रामों के लोगों द्वारा भास्कर पारा कोयला परियोजना जो है प्रारंभ नहीं करने की मांग की जा रही है। और ये है कि प्रस्तावित भास्कर पारा कोयला माइंस के प्रस्तावित गांव में शासकीय राजस्व, वन भूमि और निजी भूमि से लगभग 1 लाख से अधिक तेंदू, साल वृक्ष, महुआ के पौधे काटे जाएंगे, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। और देखिए इससे क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होने के साथ ही कटने वाले अधिकांश पेड़ पौधे औषधि महत्व और वनोपज के हैं, जो लोगों की आय से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इससे ग्रामीण अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं तथा अधिकांश वन क्षेत्र मवेशियों के लिए चारागाह के रूप में उपयोग होता है, ठीक है, जिसे ना कोयला के लिए काटे जाएंगे, इसीलिए ये इनका विरोध हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा किस जिले में है, सूरजपुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित पुजारी कांकेर गांव जो धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी के लिए चर्चा में है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, बीजापुर, कांकेर में नहीं है, बीजापुर में है, ध्यान रखिएगा बीजापुर। ओके, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना दोनों राज्यों की सरहद पर बीजापुर अंतर्गत पुजारी कांकेर गांव में धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी है, जो बस्तर संभाग में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता, है ना, कहीं देखने को नहीं मिलता। और यहाँ हर दूसरे वर्ष दोस्तों विशेष अनुष्ठान होती है। पहाड़ी तराई में बसा पुजारी कांकेर गांव बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर की दूर पर है। और यहाँ हर दूसरे वर्ष वही धर्म मंडल के अवसर पर विशेष अनुष्ठान होता है। और यहाँ पांडवों का जो है पूजन उत्साह के साथ किया जाता है। एक विशेषता यह भी है कि पंच पांडवों के लिए पंच पुजारियों की प्रथा आज भी यहाँ है ना, इनका अनुसरण होता है। बस्तर भूषण में भी पुजारी कांकेर और इस गांव के समीप पर्वत पर पंच पांडव मंदिर अवस्थित होने का उल्लेख मिलते हैं। हर दूसरे वर्ष संपन्न होने वाले विशेष अनुष्ठान में शामिल होने पामेड़ देखिए है ना, मुकर्म और पेदा है ना, पेदा बोधिकल और चीताक्रास समेत अन्य स्थानों से देव विग्रह जुटते हैं। तो ये सब आपको रखना है याद, है ना, जानकारी के लिए है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये है, देखिए लिखामाड़ा गोदवंडा पाट, जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है,
यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान रखिए। देखिएगा कि कोरिया जिले में दोस्तों वनों की गुफाओं और तलहटी में कई पत्थरों पर शैल चित्र अंकित है, जो गहरे लाल, खड़िया, गेरू रंग में अंकित है। ध्यान रखना है कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 जिलों कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर से घिरा हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी, वनस्पति, जड़ी बूटी, पत्थर, चट्टान, नदी नाले के अलावा प्राचीन, ऐतिहासिक, दुर्लभ जो है चीजें भी मौजूद हैं। ध्यान रखना है कि एमसीबी है ना, एमसीबी जिला अंतर्गत विकास खंड भरतपुर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र में लीखामाड़ा, गोदवंदा पाठ व अन्य दर्जन भर जगहों में प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, जिसमें प्राचीन मानव सभ्यता की पहचान मिलती है। और इस जो है भित्ति चित्रों की जो भाषा है उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखना है दोस्तों किस जिले में है ये, लीखामाड़ा, गोदवंदा पाठ, तो ये एमसीबी में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए ये है। देखिए राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वंदे मातरम भवन। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम भवन। देखिए इसके संबंध में कि राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को सन 1889 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती के अवसर पर बनवाया गया था, और अब जो है इनका नाम वंदे मातरम भवन कर दिया गया है। ध्यान रखना है। इसका निर्माण छत्तीसगढ़ के राजाओं से मिले चंदे से करवाया गया था, है ना। और देखिएगा कि आचार्य रमेंद्रनाथ है ना, रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार 1907 में इसी हॉल में दोस्तों कांग्रेस का जो है प्रांतीय अधिवेशन पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में रखी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे और है ना स्वागत अध्यक्ष कौन थे, आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखिए वामन राव लाखे, दादा साहब खापर्डे सहित कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है शामिल हुए थे। ध्यान रखना है। और बैठक में वंदे मातरम गीत को लेकर दोस्तों चर्चा हुई, और इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गाने को लेकर वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन बैठक में सभी ने इस गीत पर सहमति जताई, जिसके बाद पहली बार इस हॉल में दोस्तों वंदे मातरम गाया गया है, ठीक है। तो डेट है ना 27 मार्च है, शायद तक कंफर्म कर लीजिएगा, 27 मार्च 1907। ओके, तो ये सब है आपको रखना है याद। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में आजाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है। देखिएगा कि आजाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह 106 वर्ष के थे। वह हिमाचल प्रदेश में देखिए किन्नौर जिले के कल्पा के रहने वाले थे। वह पहली बार देखिए 1951-52 में देश के पहले चुनाव में पहला वोट दिया था, और उनका जो है अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है शिवनाथ। ध्यान रखिएगा शिवनाथ। तो देखिएगा कि वही है कि रायपुर की जो है खारून नदी की तर्ज पर दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के महमरा घाट पर भी लक्ष्मण झूला बनाया जाएगा। महमरा छोर पर गार्डन कैफेटेरिया के साथ फाउंटेन भी बनाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला होगा, और झूले की जो है लंबाई करीब 250 मीटर होगी, और यह 3 मीटर चौड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा। इसका जो ड्राइंग डिजाइन का परीक्षण IIT दिल्ली से कराया गया है। ओके, और महादेव घाट रायपुर और राजिम में लक्ष्मण झूले का जो है निर्माण किया गया है। खारून नदी पर भी दोस्तों पाटन के ठाकुरैन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया गया है ना। तो 1, 2, 3, और वो जो शिवनाथ नदी में बनेगा दोस्तों वो 4 महमरा में, तो चौथा होगा। ध्यान देना है ना। देखिए हाल ही में चर्चित मंडिया पेज चापड़ा चटनी यह किस जिले के जनजातियों का मुख्य व्यंजन है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा बस्तर।
तो रायपुर के दोस्तों राज्योत्सव में बस्तर की महिलाओं ने बस्तरिया भात का जो है स्टॉल लगाया था, जिसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। और इसमें देखिए मंडिया पेज और चापड़ा चटनी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो बस्तरिया भात के व्यंजन में दोस्तों मंडिया पेज बस्तर के आदिवासियों का जो है एक मुख्य व्यंजन में से एक है, और इसे आदिवासी पत्ते के दोने में परोसते हैं और पर्यटक भी बड़े इसे चाव से है ना पीते हैं। ध्यान रखना है कि इसके अलावा चापड़ा चटनी भी प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। सालवन और आम के पेड़ों में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चींटों को सिल पत्थर में पीसकर चापड़ा चटनी तैयार की जाती है। और चिला, आमट और बांस की तने से बनाई जाने वाली देखिए बास्ता की सब्जी है ना, बोबो भजिया है ना, और ये चाउर भाजा, चावल और चिकन की है ना खिचड़ी, तिखुर की बर्फी जैसे व्यंजनों के साथ महुआ की जो है ना चाय भी बस्तरिया भात में शामिल है, जो काफी स्वादिष्ट होती है। तो ये सब है पॉइंट है, रखना है आपको याद, ठीक है, ध्यान देना है ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी, ठीक है। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये है, बस्तर तो अपने आप में अनोखा है। तो निम्न में से किस जिले में बर्फानी धाम स्थित है? तो किस जिले में है देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, राजनांदगांव में है। ध्यान देना है राजनांदगांव। तो देखिएगा कि राजनांदगांव में जी रोड पर स्थित पताल भैरवी को बर्फानी आश्रम या बर्फानी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है 3 स्तरों में है। भूतल जो कि जमीन से 18 फीट नीचे है, उसमें माता जो है पताल भैरवी विराजती है। दूसरे स्तर पर त्रिपुर सुंदरी का जो है तीर्थ है, इसे नव दुर्गा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर विशाल शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सामने नंदी की एक बड़ी प्रतिमा भी है और मां काली की मूर्ति जमीन से 18 फीट नीचे है, इसे पताल भैरवी के नाम से जाना जाता है। ओके, और यहाँ दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष खीर बनती है। महाराष्ट्र सीमा पर स्थित यह जो स्थान है ना, देखिए रायपुर, बालोद, कांकेर, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई समेत पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है कभी ना कभी एग्जाम में, पर्यटन से संबंधित है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद किस तिथि को मतदान होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 5 दिसंबर। ध्यान देना है 5 दिसंबर। देखिएगा इसके संबंध में कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है और यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। और चुनाव परिणामों की जो घोषणा है वो 8 दिसंबर को होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट जो है रिक्त हुई है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी व उड़ीसा में 1 लोकसभा व 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। इसमें मैनपुरी मध्य प्रदेश में लोकसभा, तो पादमपुर उड़ीसा, कुरहनी बिहार, रामपुर उत्तर प्रदेश व सरदारसह राजस्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये जब चुनाव होगा भानु प्रतापपुर में उपचुनाव, तो ये 5वां उपचुनाव होगा। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा दोस्तों जहां वर्ष में छत्तीसगढ़ के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। देखिएगा कहाँ 4 साल में दोस्तों जो उपचुनाव हुए हैं, तो चित्रकूट में हुए हैं दोस्तों। देखिए 2019 में है ना तत्कालीन कांग्रेस विधायक दीपक बैज के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें राजमन बेंजाम विधायक बने, कौन से पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। और देखिएगा कि दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में दोस्तों 2019 में तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें देवती कर्मा विधायक बने, कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और देखिएगा कि मरवाही है, मरवाही में दोस्तों 2020 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर के धुरू है ना ये विधायक बने कांग्रेस पार्टी से। देखिएगा कि खैरागढ़ में 2022 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें यशोदा वर्मा जो है विधायक बने, कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो ये है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा।
तो काफ़ी चर्चा में है आजकल। तो देखिए छत्तीसगढ़ जैव विविधताओं से संपन्न राज्य है और राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी भी है। ध्यान रखना है, यह पौधा आकार में छोटा है और यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है और इसे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति का जो पौधा है वो अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा जिसका वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है और ये जो पौधा है वो विलुप्ति के कगार पर है। ओके, चलिए देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है 5.35 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा 5.35 करोड़ रुपए। तो देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 5.35 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया ऑनलाइन। ध्यान रखना है। इसमें 15 से 31 अक्टूबर तक गौठानों में ग्रामीणों से खरीदे गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की जो है लाभांश राशि शामिल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 356 करोड़ रुपए और 57 लाख रुपए है ना, देखिए 356 करोड़ और 57 लाख रुपए का जो है ना भुगतान किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा और इसमें 18 करोड़ रुपए की जो है बोनस राशि भी शामिल है। ध्यान रखना है कि 5.35 करोड़ रुपए के जो भुगतान के बाद यह आंकड़ा 361 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 24.15 करोड़ रुपए का जो है गोबर क्रय किया गया है। ओके, ये और भी है। देखिए कि राज्य के 83 गौठानों में 4 रुपये लीटर की दर से देखिए 76,820 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है। इसमें गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 24,348 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और 18,722 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है। ओके, देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेजबानी कौन से राज्य करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेजबानी करेगा। लखनऊ इस आयोजन का जो है हेड क्वार्टर होगा। स्पर्धाओं की जो है संख्या अधिक होने तथा जो सुविधाएं जो है उपलब्ध न होने पर वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। आयोजन में करीब 20 स्पर्धाओं से दोस्तों है ना 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6,000 खिलाड़ियां जो है भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा। और इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है पहला संस्करण उड़ीसा 2020 में, दूसरा संस्करण कर्नाटक 2021 में हो चुका है। कर्नाटक में 20 स्पर्धाओं में से देश भर में दोस्तों 190 यूनिवर्सिटी के 4,500 खिलाड़ियां जो है भाग लिया था। ओके, चलिए देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला कहाँ लगा हुआ है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महादेव घाट खारून नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके संबंध में ये खारून नदी के किनारे दोस्तों महादेव घाट पर प्रतिवर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला लगा हुआ है। मान्यता है दोस्तों कि इस मेले की जो शुरुआत है 600 साल पहले हुई थी, है ना, याद रखना है ना। तो एक किंवदंती के अनुसार दोस्तों 1428 के आसपास पुन्नी मेला की शुरुआत हुई थी। याद रखना है 1428 ईस्वी। और राजा ब्रह्मदेव है ना, राजा ब्रह्मदेव की जो है कोई संतान नहीं थी और राजा ने खारून नदी के किनारे स्थित हटकेश्वर नाथ महादेव से संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी दोस्तों। और जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तब राजा ने आसपास के गाँव को है ना, गाँव के लोगों को आमंत्रित कर भोज पर आमंत्रण किया, भोज के लिए बुलाया। और देखिएगा थोड़ा और कहानी है, सुन लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ से दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित पुष्कर तीर्थ में कार्तिक मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां तक जाने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोगों को कई दिन लग जाते थे और इसे देखते हुए ही राजा ब्रह्मदेव ने खारून नदी के किनारे हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने का जो है निर्णय लिया। याद रखना है, ठीक है। चलिए ये है अगला प्रश्न। कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ की किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर और काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर ए है किरण अग्रवाल जी। ध्यान रखिएगा।
देखिएगा कि कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित देखिए भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का जो है आयोजन 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में होने जा रहा है, जिसमें 16 खिलाड़ियों की जो है भारतीय टीम हिस्सा ले रही है, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि इससे पहले वह प्रदेश की खिलाड़ी वर्ष 2004 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कोच रह चुकी है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्री दुष्यंत वर्मा जी। ध्यान रखिएगा श्री दुष्यंत वर्मा जी। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में बाल प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन बोधगया बिहार में रखा गया था। इस आयोजन में गरियाबंद जिला अंतर्गत राजिम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऑफ ये कौंदकीरा के शिक्षक दुष्यंत वर्मा को देश भर के नवाचारी शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है, ध्यान रखना है। और देखिए कि शिक्षक दुष्यंत वर्मा विद्यालय में स्काउट शिक्षक और इको क्लब प्रभारी भी हैं। उन्हें स्काउट गाइड के क्षेत्र में राज्यपाल अवार्ड मिल चुका है, ध्यान रखना है। दुष्यंत वर्मा को सत्र 2020-21 में ज्योतिबा फूले शिक्षा मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, ये सब पॉइंट है ना, ध्यान रखना है। देखिए कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से कहाँ के कला विथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, जो कि रायपुर में है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर स्थित कला विथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 10 चित्रकार और 10 मूर्तिकार शामिल हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और कलाकार जो है महात्मा गांधी स्मृति एवं विचार पर आधारित कलाकृति बनाएंगे। और ये है कि देखिएगा कि मूर्तिकार जो है लकड़ी पर आकृति उकेर रहे हैं। इसके लिए पहले कागज पर डिजाइन की ड्राइंग बनाई जाती है, फिर मिट्टी का जो है मैकेट तैयार करते हैं। उस मैकेट को देखकर लकड़ी को उकेरा जाता है। ध्यान रखिएगा कि कलाकारों द्वारा गांधी जी की 3 बंदर, गांधी जी का चरखा, शांति का संदेश देता कबूतर जैसे आर्ट 3D इफेक्ट में बनाए जा रहे हैं। और मोहनलाल बराल द्वारा बनाए गया मैकेट को दोस्तों लकड़ी में उकेरेंगे और इसे 13 नवंबर को आम लोगों के लिए कला विथिका में प्रदर्शनी के लिए लगाए जाएंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा जांजगीर चांपा। तो देखिएगा जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। जांजगीर चांपा जिला 9,228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। जिले में वर्तमान में 106 किसान गौमूत्र से बने उत्पाद जीवामृत एवं ब्रह्मास्त्र का लाभ ले रहे हैं। ध्यान रखना है कि विकासखंड अकलतरा के तिलई गौठान एवं विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से अब तक 7,216 लीटर गौमूत्र खरीदी की जा चुकी है तथा गौमूत्र से बने उत्पाद ब्रह्मास्त्र का 106 किसानों के खेतों में प्रयोग कराया गया। और ये जानकारी है दोस्तों आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये नीचे का जो है आपको पढ़ना है और इनको भी आपको पढ़ना है ना। तो चलिए देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुला है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरिया में खुला है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कोरिया जिला अंतर्गत पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुल गया है और यह लैब शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में खुला है। ध्यान रखना है कि विद्यार्थी वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता के गुण सीखने, विद्यार्थियों के चतुर्दिश विकास और पाठ्यक्रमों में विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में इसकी शुरुआत की गई है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला वाणिज्यिक लैब बैकुंठपुर में खुला है। ओके, ध्यान रखना है ना। चलिए देखिए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अपना भारत। भारत देखिएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत में होगी और महिला चैंपियनशिप 2006 और 2018 में भी भारत में हो चुकी है और इसका जो आयोजन है मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। इस चैंपियनशिप में 75 से 100 देशों के लगभग 1500 मुक्केबाज और कोच जो है भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने दोस्तों 2021 में पुरुष चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को गंवा दी थी क्योंकि मेज़बानी का फीस भुगतान नहीं हो सका था। पिछली महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते थे जिसमें देखिए निकहत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल है। लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा जांजगीर चांपा। देखिएगा इसके संबंध में कि लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर चांपा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं राजनांदगांव दूसरे स्थान पर, रायपुर तीसरे स्थान पर और बलौदाबाजार जो है वो चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा जांजगीर चांपा जिले में 1,23,000 मामलों का जो है निपटारा किया गया है। देखिए जिले में जो है लोक सेवा गारंटी के तहत 1 जनवरी से अब तक प्रदेश में सर्वाधिक 3 लाख आवेदन दर्ज करते हुए सर्वाधिक 2,87,185 आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को जो है लाभान्वित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है, देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये सब आपको रखना है याद। अगला प्रश्न ये है, देखिए विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। याद रखना है 15 नवंबर 2022। तो देखिए इसके संबंध में डिटेल से छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 समूहों में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में दोस्तों युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। यूथ फेस्टिवल का आयोजन विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा ना। और देखिए विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का जो आयोजन है 15 नवंबर 2022 को और जिला स्तर पर 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। संभाग स्तर पर महोत्सव का जो आयोजन है 11 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। देखिए राज्य स्तर पर 12 से 14 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। युवा महोत्सव का जो आयोजन है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों युवा महोत्सव में 18 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें छत्तीसगढ़ी खेल, लोक संस्कृति को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए विदेशों में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ICCR। ध्यान रखिएगा ICCR। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और ICCR के बीच समझौता हुआ है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए विदेश जाने का जो रास्ता है वो आसान हो गया है। प्रदेश के कलाकार विदेशी मंचों में अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए देश की संस्कृति विभाग फंडिंग करेगा और साथ ही वीजा के लिए भी सहयोग देंगे। देखिएगा कि संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ICCR नई दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से संचालक विवेक आचार्य और ICCR के महानिदेशक ने दस्तखत कर इसकी जो है स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा इस समझौते से छत्तीसगढ़ राज्य के कलाविद के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए विदेशी मंच के जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं। साथ ही राज्य में विशेष अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के प्रस्तुति के अवसर भी निर्मित होंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए ये है, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में इसकी जो रचनाएं हैं
निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिएगा इसके संबंध में कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको ध्यान में रखना है। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है ना, भारत का इतिहास और संस्कृति, सतह से उठता आदमी, और देखिए काठ का है ना सपना अंधेरे में, काठ का सपना अंधेरे में, और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी उनकी रचनाएं हैं। और साहित्य एक डायरी। याद रखिएगा ये सब है ना जो उनकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी को प्रयोगवाद कवि के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। और उनकी जो है स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति शिक्षक सम्मान स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी छत्तीसगढ़ को। देखिए इसके संबंध में कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 55 करोड़ रुपए से कोचिंग डिपो का जो है काम शुरू हो गया है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी। ध्यान रखना है कि पहली जो ट्रेन है वो बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी, और इससे दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय है ना 14 घंटा लगेंगे। ध्यान रखना है। देखिए कि दूसरी ट्रेन जो है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी, और इससे झारसुगुड़ा की यात्रा 4 घंटे लगेंगे, जिसमें दोस्तों अभी 6 घंटे लग रहे हैं। ध्यान रखना है। वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत के अलावा कोई ट्रेन नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और जरूरी मरम्मत होंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे, और उसके तुरंत बाद जो है ट्रेन शुरू हो जाएगी। हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण किया था। ओके, ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों जो 5 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं उनको बारी बारी से। तो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई है इनकी, और ये ट्रेन चेन्नई बेंगलुरु और मैसूर के बीच शुरुआत हो गई है। चेन्नई बेंगलुरु और मैसूरू के बीच चलने वाली ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा से करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखना है। 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों ये 13 अक्टूबर 2022 को है ना इसकी शुरुआत हुई थी, और नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश के अम्बे है ना अम्बे है ये अम्ब अंदौरा के बीच देश की 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है ना। ध्यान रखना है। और ये 3री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिनकी शुरुआत 30 सितंबर 2022 को हुई थी, और ये गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच 3री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई गई थी, और अभी चल रही है वर्तमान में। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों 3 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है। और नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चल रही है। ठीक है, और शुरुआत हुई थी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है 15 फरवरी 2019। और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ की किस जिले में स्थित है? कल मैं पूछा था इसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखिएगा ये कोरबा में है, ना तो सरगुजा में है ना तो जीपीएम में है। ये है आपका कोरबा जिले में है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये है आपका कोरबा जिला, और ये देखिए पीक है। ठीक है, तो नरसिंह गंगा मंदिर
है ना, और गुफा भी वही है। तो देखिएगा इसके संबंध में डिटेल देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर दिया था दोस्तों ईश्वर लाल साहू जी ने। तो देखिएगा ये है, देखिए कोरबा जिले में दोस्तों नरसिंह गंगा मंदिर स्थित है और यह बिलासपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर, पाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर और चैतमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखना है। और यहीं पलमा पहाड़ की एक विशाल चट्टान में गुफा भी है जिसे नरसिंह गुफा कहते हैं, ध्यान रखना है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह का वास है और यहाँ पास ही जलप्रपात है जिसे नरसिंह गंगा जलप्रपात कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा सहित अन्य विशेष अवसरों पर विशाल मेला लगता है। अभी मेला लगा हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों, किसमा? कार्तिक पूर्णिमा, देखिएगा। और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है और पहाड़ी के बीच निरंतर बहते झरने के कारण यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका दर्शन करने के लिए जिले व राज्य के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी पर्यटन यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक जो है। और नरसिंह गंगा गुफा पर पलमाईदाई, देखिए पलमाईदाई शंकर भगवान राधा कृष्ण मंदिर देखने लायक है जिसे चट्टानों की खुदाई कर साधुओं ने बनाया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव, ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम अर्जुनी से किया है। इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी, ध्यान रखना है। देखिए कि यहाँ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में और भी जो घोषणाएं की हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ये प्रदान की है, ध्यान रखना है दोस्तों। तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला पूछ सकता है। और वहीं डोंगरगांव में माटी कला शिल्प कला के लिए ग्लेजिंग यूनिट की जो है स्थापना होगी, याद रखना है। और देखिए ये है मांगी खूटा जलाशय निर्माण, इसको भी ध्यान रखना है, मांगी खूटा जलाशय निर्माण। और जामरी डायवर्सन क्रमांक 2 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, ओके, ध्यान रखना है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तालाब पर पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दिए जलाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दलपत सागर, जो कि जगदलपुर बस्तर में है, ध्यान रखना है, दलपत सागर जगदलपुर। देखिएगा कि जगदलपुर स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर में पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दियों से रोशन किया गया। और पिछले 2 वर्षों से कार्तिक महीनों में, है ना, कार्तिक महीने में यहाँ दीपोत्सव जलाया जाता है और बीते साल यहाँ 90,000 दिए जलाए गए थे। अभी उपनाम होगा दोस्तों, उपनाम है ना, उपनाम बढ़ रहे हैं इसका, तो ये छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या कहलाएगा, याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या। और इस साल दलपत सागर में दोस्तों 1 लाख, है ना, 81,011 दिए जलाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। ध्यान दीजिएगा कि दलपत सागर का जो निर्माण है काकतीय शासक दलपत देव ने कराया था और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है, याद रखिए। ओके, राजनांदगांव में बेंसे मिल की जगह कौन सा उद्योग खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, याद रखिएगा, जूट उद्योग। तो ये है आपका राजनांदगांव, देख लीजिए। देखिएगा इसके संबंध में कि राजनांदगांव में बेंसे मिल की जगह जूट उद्योग खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल को पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी के दौरान बड़ी संख्या में जूट बोरों की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करने के लिए इस मिल में जूट बोरों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है, भेंट मुलाकात अभियान के दौरान दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। और इसके अलावा जो है अर्जुनी में अंग्रेजी कॉलेज खोला जाएगा। याद रखना है कि बीएनसी मिल की जो स्थापना है 1892 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना के समय वहां का जो शासक है कौन था? बलराम दास। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है
देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय स्थान हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान देना है दोस्तों कि बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश भर में 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ओके, ध्यान देना है। वहीं राज्य स्तरीय पर दोस्तों बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 11 जिलों के 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में हुए 45वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर कौन से राउत नाचा दल रहा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परसदा। ध्यान दीजिएगा, परसदा। तो हाल ही में दोस्तों बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 67 दलों के 3000 नर्तक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें प्रथम स्थान पर लगातार चौथे साल भी परसदा भरनी रहा, द्वितीय स्थान पर तारबहार और तृतीय स्थान पर सिमगा डोंगरिया के राउत नाचा दल ने हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि महोत्सव में शामिल होने वाले सभी दलों को 1001 रुपए और वादक दलों को 101 रुपए दिए गए। ओके, चलिए, ये है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कहां पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डोंगरगांव, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये राजनांदगांव में है डोंगरगांव। तो देखिए इसके संबंध में कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है और इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होंगी। ध्यान देना है दोस्तों कि यह देश का पहला प्लांट होगा जहां इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बैटरी में दोस्तों सोलर एनर्जी स्टोर किया जाएगा। ओके, तो ये सब है, ध्यान रखना है। और यह प्लांट डोंगरगांव क्षेत्र के ढाबा, अमलीडी, रेंगा कठेरा और आतरगांव, गिरगांव, टोलागांव, ओडार गांव, मारगांव सहित कुल 9 गांव के आसपास सरकारी जमीन पर यह प्लांट लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहां तैयार होने वाली बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदेंगी। इस प्लांट से CMPDCL के 132 केवी सब स्टेशन से सीधे बिजली की सप्लाई होगी। ओके, तो ये सब है, ध्यान देना है। ओके, देखिए देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी यहाँ पर दिया है पिक में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस। तो याद रखना है बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इसके संबंध में कि देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिछले साल दोस्तों इनकी जो है शुरुआत हुई थी और पिछले साल देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाया जाता है ना, जनजातीय गौरव दिवस। ओके, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं।
ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। याद रखना कबीरधाम जिला, तो ये कबीरधाम जिला है। ओके, चलिए देखते हैं कि कबीरधाम, दोस्तों कबीरधाम जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। यहाँ मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हांकित सभी लोगों के जो है आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में वहां दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति चिन्हांकित किए गए थे। ध्यान देना है कि प्रदेश में इस साल मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कुल 1,25,000 लोगों के ऑपरेशन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। वहीं रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बालोद को इस साल नवंबर तक तथा रायगढ़, दंतेवाड़ा और सूरजपुर को दिसंबर तक मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, चलिए